नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट। मोदी ने नए दायित्वों के लिए दी बधाई और शुभकामनाएं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। चमोली आपदा के बारे में दी जानकारी, जताया आभार। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद साफ दिखाई दे रही है तबाही के निशान। 13 गांवों का संपर्क टूटा। के न्यूज ने लिया ग्राउंड जीरो का जायजा। हल्द्वानी में उपनल संगठन की कार्यकारिणी विस्तार कर कर्मचारियों ने किया संकल्प। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे राज्य सरकार। मैदान से लेकर पहाड़ी राज्यों में भूकंप का सिलसिला जारी। दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटकों से दहशत में लोग। पूरे उत्तर भारत में भूकंप से डोली धरती। उधम सिंह नगर में किच्छा रोड में दो पक्षों के बीच जमकर हुआ बवाल। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर झोंके कई राउंड फायर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है लक्सर से। युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते खाया जहर। लक्सर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खा लिया है। प्रेमिका के नाराज होने से युवक ने दी जान। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मामले की तफ्तीश में जुटी है लक्सर पुलिस। और लक्सर से ये बड़ी खबर, युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाकर अपनी जान दे दी है। प्रेमिका के नाराज होने के चलते युवक ने ये जहर खाया है। घटना के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद ही इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अस्पताल की, जहां पर युवक को भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ ये वो जहर जिसे खाकर युवक ने जान दी। और पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है कि प्रेमिका के नाराज होने के चलते युवक ने यह कदम उठाया और जहर खाने के बाद युवक की जान चली गई। लगातार आपको दिखा रहे हैं लक्सर से यह खबर, जहां पर एक युवक की प्रेम प्रसंग के चलते मौत हो गई है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 फरवरी से प्रस्तावित जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कार्यक्रम आज से शुरू की। इसी क्रम में आज सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कई घोषणाएं की और इसके साथ ही साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम त्रिवेंद्र 9 जिलों की घोषणाओं के बाद हुए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चमोली जिलों को समीक्षा बैठक से दूर रखा गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस चार्जशीट तैयार करने में जुटी हुई है। चार्जशीट तैयार करने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी भी बनाई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि पूर्व मंत्री नव प्रभात की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक 13 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी पिछले 4 साल में प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल की चार्जशीट तैयार करेगी। धस्माना ने कहा कि भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए जा सके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस चार्जशीट का गठन करने जा रही है। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसान रेल का संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत किसान रेल को उत्तराखंड में भी चलाए जाने की योजना है। इस संबंध में बैठक कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। किसान रेल भी सिर्फ एक जुमला है क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है। यही वजह है कि सरकार इस तरह के जुमले दे रही है जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि किसान रेल के माध्यम से किसान अपने उत्पादन को वहां से देश के किसी भी कोने में रेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसमें रेल के प्रत्येक स्टॉप पर जहां स्टेशन पर आवश्यकता होगी रेल को रोका जा सकेगा। इस संबंध में उत्तराखंड के मंडी सचिव को इस मांग के संबंध में सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सर्वे से इस क्षेत्र में रेल संचालन की समय अवधि के अंतराल के निर्धारण में भी मदद मिलेगी। नई जुमले जो है वो गढ़ती रहती हैं और मुझे ये लगता है कि ये भी एक जुमला है जिसको कि जो है इस समय अब चुनाव का वक्त आ गया है, 1 साल भी नहीं रहा है अब, और उसको उस दृष्टिकोण से और जिस तरह से किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, भाई हम भी सीमांत किसान हैं, हमने भी हल चलाया है। मुझे लगता है कि जो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है वो किसानों के बारे में कुछ जानती नहीं है, इसलिए जो है नए जुमले वो इजाद करती रहती है और मुझे इससे कोई ज़्यादा लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कांग्रेस नेताओं ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी घटना में शहीद हुए देश के 40 वीर शहीदों को याद किया और साथ ही साथ कैंडल मार्च निकालकर वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर सैनिकों की शहादत को सलाम भी किया। देर शाम संयुक्त किसान मोर्चा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला नगर में कैंडल मार्च के साथ चौक पर शहीदों की शहादत को याद किया और उनको शहीद का दर्जा देने की मांग भी की। शहीदों को याद करते हुए हमने उनको आज नमन किया है और उनकी याद में एक कैंडल मार्च निकाला है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी लोग हैं, तो हमारे उनकी तरफ से भी सरकार से मांग है कि काले कानूनों को वापस ले। लगभग 95 मिनट का अपना भाषण जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में दिया उसमें कहीं भी 220 से ज़्यादा जो शहादतें हुई हैं किसानों की, उन पर एक भी टिप्पणी नहीं की, जो बहुत शर्मनाक है। और डोईवाला क्षेत्र के थाना धारकोट मोटर मार्ग को लेकर कांग्रेस ने डोईवाला एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। इस दौरान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मोहित नेगी ने कहा कि धारकोट मार्ग पूरी तरह से खस्ता हाल है और इस मार्ग से दर्जनों गांव जुड़े हुए हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, लेकिन मार्ग की स्थिति आए दिन हादसों को दावत दे रही है जिसकी वजह से आए दिन राहगीर चोटिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों में भी भारी आक्रोश है। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए कांग्रेस ने शीघ्र मार्ग की मरम्मत या मार्ग बनाए जाने की मांग की है ताकि जनता को हो रही परेशानियों से उन्हें निजात मिल सके। मार्ग है जो काफ़ी जर्जर हो चुका है, आए दिन लोग वहाँ पे चोटिल हो रहे हैं, उसी को लेकर ये मांग है। और एक और मार्ग जो है वो मालदेवता द्वारा से घुत्तू गंडक पानी तक सेंक्शन है, 16.5 किलोमीटर की रोड, उस पर भी अभी तक सारी स्वीकृतियाँ हो चुकी। वन विभाग की भी अनापत्ति उसमें प्राप्त हो चुकी है, अभी तक काम उसमें नहीं हुआ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजधानी देहरादून में एक बार फिर 22,000 उपनल कर्मचारी आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उपनल कर्मचारी आगामी 22 और 23 तारीख को आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की पहली मांग कार्य सम्मान वेतन, दूसरी मांग चरणबद्ध तरीके से समायोजित किया जाना और साथ ही साथ तीसरी मांग कर्मचारियों का जीएसटी और सर्विस टैक्स के नाम पर पैसा काटा जा रहा है उसको रोकना है। धस्माना ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, बावजूद इसके सरकार द्वारा कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। 22,000 उपनल कर्मी आगामी 22 और 23 तारीख से फिर एक बार आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के उपनल कर्मी, पहली जो मांग है कि समान कार्य समान वेतन, दूसरी मांग है चरणबद्ध तरीके से समायोजित किया जाना जिन विभागों में वो काम कर रहे हैं, और तीसरा है जो जीएसटी और सर्विस टैक्स के नाम पर करीब 22 से 25% पैसा जो उनका कट जा रहा है उस पर रोक। चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। इसी कड़ी में आज नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में यूकेटी ने चुनावी हुंकार भरते हुए सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल में सदस्यता ग्रहण कराते हुए उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि जिस पृथक राज्य को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है वो आज तक साकार नहीं हो पाया है। राज्य की राजधानी
पानी और पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर यूकेडी ने जनता के बीच जाकर चुनाव में उतरेगी और इसी पर अपना चुनाव लड़ेगी। जनता के सहयोग, आशीर्वाद और कुर्बानी से राज्य बना और इस राज्य को बनाने के पीछे यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं और जो विकास की किरण है यहाँ इसके दूरस्थ क्षेत्र तक पहुँच नहीं पाई है, जिसकी परिणति ये है कि यहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में न तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं, सड़क, रोड जैसी पर्याप्त सुविधाएं पहुँच पाई हैं। मसूरी वन प्रभाग में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से आए किसान भारत भूषण ने बताया कि उत्तराखंड खेत लेवेंडर की खेती के लिए वाकूल है और यहां पर्याप्त मात्रा में लेवेंडर की खेती की जा सकती है, जिसकी आजकल देश विदेश में बहुत मांग है। उन्होंने बताया कि वह पहले भी अनाज की खेती करते थे, लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं हो पाता था। उसके बाद उन्होंने लेवेंडर की खेती करनी शुरू की, जिसमें उनकी अच्छी खासी आय होने लगी है। उसके बाद उन्होंने अन्य किसानों को भी लेवेंडर की खेती के लिए प्रेरित किया है और आज इससे वे अच्छी खासी आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम में आए किसानों को लेवेंडर की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि एक बार लेवेंडर के पौधे लगाने के बाद 15 साल तक पौधे फूल देते हैं और इससे निकलने वाले तेल की कीमत बाजार में 10-12 हजार रुपए प्रति किलो है। काश्तकार ज्योति मारवा ने बताया कि मसूरी में भी इन फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इसका प्लांट भी लगाया गया है ताकि इसकी खेती करने वालों को बाजार उपलब्ध कराया जा सके। जो है अपने आप में एक फूल ऐसा है जो एक सोने के बराबर है, इसलिए इसको जब ये फील्ड्स में लगा होता है तो हम लोग इसको पर्पल गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि एक तो ऑयल जब हमने निकाल लिया, पहली स्टेज वो वैल्यू एडिशन की होती है, उसमें हमारा ऑयल तो महंगा बिकता है। और हमें सबसे बड़ी बात, हम क्यों इसको और प्रमोट कर रहे हैं कि एसएच केलकर करके एक बड़ी कंपनी है परफ्यूमरी की, बॉम्बे में बहुत पुरानी कंपनी, 80-90 साल पुरानी है, और उन्होंने हम लोगों को अप्रोच किया है। उन्होंने हमसे थोड़ा सा एक तेल लिया था। सर देखिए, लेवेंडर की खेती मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ और अपनी खेती में कम से कम 4 गुना मुनाफा जो है मुझे हो रहा है, और वही खेती में यहाँ उत्तराखंड से जुड़े किसानों को भी बताना चाह रहा था इस बारे में। और यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ पे किसानों को इकट्ठा किया है और इन लोगों को मैंने पूरी डिटेल में बता दिया। बदलते दौर के साथ ही मानव लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है। इसके चलते आए दिन प्राकृतिक आपदा के जरिए अपने गुस्से का इजहार प्रकृति कर रही है। बावजूद इसके मानव इन घटनाओं से कोई सबक नहीं ले रहा। हाल ही में चमोली जिले में आई आपदा मानव की गलत नीतियों का नतीजा ही माना जा रहा है, जिसको देखते हुए हर कोई चिंतित है। वहीं कैबिनेट मंत्री और पौड़ी के जिला प्रभारी सुबोध उनियाल का कहना है कि चमोली जिले की घटना से हम सभी को सबक लेना चाहिए। हिमालय राज्यों के लिए अलग से न सिर्फ नीति बनाई जानी चाहिए, बल्कि केंद्र में भी उसका अलग से मंत्रालय होना चाहिए, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमालय राज्यों में आए दिन होने वाली घटनाओं को रोका जा सके, साथ ही प्राकृतिक संस्थानों की निगरानी भी की जा सके। नीतियां तो अलग बननी ही चाहिए। बहुत पहले से डिमांड हम लोगों की है कि हिमालय राज्यों के लिए मंत्रालय भी भारत सरकार में अलग बनना चाहिए। उनके लिए तमाम नीतियां, चाहे वो कृषि नीति हो, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, हर तरह की नीतियां भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए बननी चाहिए। और खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों को एक बार बहुत गंभीरता से देखना होगा कि जो ये हिमालयन बेल्ट है और जो ग्लेशियर के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उस पर एक गहन इस पर परीक्षण करने के बाद ही इस पर किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो सके। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद से तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं। 13 गांव का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है, तो वहीं ऋषिगंगा के ऊपर टेम्परेरी रोप बनाकर इन छोटे छोटे गांव को एक बार फिर से एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ पीडब्ल्यूडी ने इस तरीके के रूप में बनाकर लोगों को राहत पहुंचाई है, तो वहीं इस समय मदद के लिए एनडीआरएफ के जवान सहित तमाम लोग एक छोर से दूसरे छोर तक जा पा रहे हैं। के न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से जब इस रोपवे का जायजा लिया, तो इतने कम समय में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर तपोवन में काम चल रहा है, उससे मानो इन गांवों को नया जीवन मिल जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं ऋषिगंगा पर, जहां पर
जो है 7 फरवरी को एक भीषण आपदा आई और उस आपदा के बाद जो है इस ऋषि गंगा में जो है वो जनसैलाब जो कहा जा सकता है, जिसमें लगभग 160 लोग जो है लापता है लगभग, और उसके बाद अभी तक 40 लोगों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है। अब इस समय ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी ऋषि गंगा जो है अपने उफान पर है। हालांकि पानी पे इतना जोर नहीं है, जो नॉर्मल जिस तरीके से ये बहती आई है उस तरीके से इस समय बह रही है। और उस साइड आप देख सकते हैं जो वो डैम है, वो डैम की जो पावर प्रोजेक्ट था वो वहाँ पर लगाया, और जब वो गंगा ऋषि गंगा वहाँ से आई, जब उफान में एक तरीके से आई, जब एक कहा जा रहा है जो विशेषज्ञ हैं कि जो बर्फ वहाँ से स्लाइड हुई उसके बाद जो है बर्फ गिरने की वजह से जो है वो जो ऋषि गंगा का फ्लो था वो काफ़ी तेज बढ़ गया था। और लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं और ये जीरो का नज़ारा आप देख सकते हैं। और हालांकि यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल भी बनाया गया है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं एक गाँव से दूसरे गाँव की टूट चुकी थी, जिसको लेकर जो है तमाम तैयारियां जो है वो सरकार ने की है। और सरकार की मुहिम है कि जल्द से जल्द जो है जो खामियाजा जो अभी तक जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो, और जो खोए लापता लोग हैं उनको भी जो है जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, तपोवन। और अगली खबर चमोली से है, जहां जिले में आई 7 फरवरी की आपदा को लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है, तो वहीं अब अपने परिवार से बिछड़े लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ऐसे ही कुछ लोगों से के न्यूज़ के संवाददाता ने बातचीत की और उनका हालचाल जाना। आपको बता दें कि कोई देश के बाहर से उत्तराखंड में इस पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आया था, तो कोई अलग अलग राज्यों से था, जो आज अपनों से ही दूर हो चुके हैं। फरवरी को आई देवी का आपदा में कई लोगों के परिवारों में कहीं ना कहीं दुख की लहर है। एक हमारे साथ परिवार है, उनका जो है भांजा लापता है। इनसे पूछते हैं कहाँ था वो इस समय जब ड्यूटी पे था। जी यहाँ पे तपोवन में था वो। उसकी एक माता है, उसकी घरवाली है, 3 बच्चे छोटे छोटे हैं जो बेचारे अनाथ हो गए हैं। वो प्रोजेक्ट में काम करता था, 4-5 साल से करता था, बेचारा गरीब घर का था और माँ बापों का पूरा हाल हो रखा रो रो करके। एक विशेष अभी तो उसके डेड बॉडी मिली नहीं, लेकिन माँ बाप को है पता कि वो मिल जाएगा। क्या लगता है कि बचाव का कार्य ठीक चल रहा है? आपको किस तरीके से लगता है सरकार मदद कर रही है? हाँ, सरकार तो मदद कर रही है, और जो NDRF है, SDRF है, और जो यहाँ ITB के जवान हैं वो लोग अपना रेस्क्यू तो अभी कर ही रहे हैं। लेकिन फ्लड इतना ज़्यादा आया है कि दोनों सुरंग बंद हो चुके हैं, और उसके अंदर जो है कि जो श्रमिक थे, कंपनी के लेबर थे, वो फंसे हैं। अभी तो ये आशंका जताई जाती है कि वो लोग मिल जाएंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज पूरे 1 हफ्ता हो चुका है और अभी तक जो ये बाढ़ का मलबा वो पूरी तरह से नहीं निकला। क्या कहाँ से है आप और किनको तलाश रहे हैं? मेरा पापा कटाला से सर, और मैं ये भी इधर मेरे आंखों के सामने चले गए, अभी तक कुछ पता नहीं मुझे। कितने लोग थे यहाँ पर? आप बता रहे थे कि कितने लोग काम कर रहे हैं? कम से कम मेरे आंखों के सामने हमारे पापा लोग थे 20 लोग का अभी तक कुछ बॉडी वीडी कुछ। अच्छा, क्या हुआ था? आप भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या मंजर था उस समय? बताना, थोड़ा सा बताना। अरे सर, हम लोग उधर सरिया का काम कर रहे थे, अचानक से आया और किसी को भागने को चांस नहीं मिला सर। हम जरा ऊपर थे तो इसलिए बच गए, और बाकी सर आंखों के सामने ऐसे ही बह गए कि कहाँ गए, दब गए, कुछ मालूम नहीं सर अभी तक। अच्छा जी, आपका कौन क्या है यहाँ पर, कौन काम? मेरा सराय आया था यहाँ पे काम करने, तो पता चलने से ही हम लोग आ गए यहाँ। तो आके देखे तो यहाँ मंजर तो पूरा कहाँ से आप? झारखंड से। जी हाँ। उनके साथ और भी वहाँ के लोग थे झारखंड से? जी हाँ, 3-4 थे, 3-4 में से इन लोग सब है। अच्छा, आप लोगों से भी और बात करते हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? झारखंड से। क्या हुआ कि मतलब क्या कैसे मैसेज पता चला आप लोगों को? किस तरीके से? जैसे हमारा इसमें जो यूट्यूब में गया था ना, इस रोज हुआ घटना, उस रोज देखें तो जो हमारा भाई था, मामू लड़का, वो बोला कि मेरा भाई वहीं पर काम करता था, इसलिए थोड़ा चलो जाके देखते हैं। उसके बाद ठेकेदार को फ़ोन किया तो बोला कि ठीक है, आ जाओ। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग लापता हैं और अभी तक उनका पता नहीं है, भले ही सरकार जो लगातार प्रयास जो है वो कर रही है लोगों को ढूंढने का, कि जल्द से जल्द जो है जो भी इस आपदा में जो भी लोग गुम हुए हैं उनका जल्द से जल्द पता चल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट
मैं अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, तपोवन। बुलेटिन में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होते हैं हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारा उत्तराखंड में। अगली खबर मैंगलोर से है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता की कमर टूट गई है। लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अब पेट्रोल पंप स्वामी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने से पेट्रोल पंप स्वामियों को भी अब चिंता सताने लगी है। धीरे धीरे तेल की कीमतें 100 का आंकड़ा छूने वाली हैं। ऐसी स्थिति में पेट्रोल व डीजल एजेंसियों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो वहीं आम जनता के लिए भी बढ़ते पेट्रोल के दामों से सरकार को कोसते हुए नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल के बढ़ते दाम ट्रांसपोर्ट से लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए भी भारी परेशानी का सामना करने वाले हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति है, विपक्ष में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। है वो परसेंटेज में ना मिलके पर लीटर के हिसाब से एक फिक्स्ड परसेंटेज मिलती है। वो फिक्स पैसे मिलते हैं, जिसमें चाहे वो 50 रुपये लीटर तेल हो या आज जैसे 90 रुपये के करीब आ गया है पेट्रोल और डीजल 80 रुपये पहुंच गया है, तो पेट्रोल पंप मालिक की लागत बढ़ जाती है। उसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके कंपनी को देना पड़ता है, या अगर उसे बैंक से लिमिट के द्वारा अगर वो पैसे ले रहा है तो वहाँ से ज़्यादा पैसा उठाता है तो उस पर ब्याज देना पड़ता है। और डीजल की कीमत बढ़ने से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आम जनता की कमर टूट गई है। इस वक्त हम मंगलोर स्थित एक पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। यहाँ लगातार पेट्रोल डीजल का जाम बढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आज का पेट्रोल का रेट है वो करीबन 87 रुपये 55 पैसे है और जो डीजल है उसके रेट भी 80 के करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ एक यात्री है, उनसे जानेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या क्या समस्या है, क्या क्या परेशानी हो रही है। जी, जैसे पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ रही है, क्या क्या समस्या हो रही है? पहले तो देश कोरोना काल से जूझ रहा था, अब धीरे धीरे उससे ऊपर निकल रहा है। तो तेल इस कदर महंगा हो गया है कि जैसे कि हमें हरिद्वार जाना होता था तो हमारा 500 रुपये में काम हो जाता था, अब वही काम हमारा जो है 650 में हो रहा है। तो करीबन जो है कोरोना काल से 2-3 महीने में करीबन 5 से 6 रुपये जो है लीटर पे तेल पे बढ़ गए हैं और कम होने का नाम नहीं लग रहा है। भारत सरकार को चाहिए तेल के रेट कम करे ताकि जो है आने जाने वाले को दिक्कत ना हो जो है, और उससे सही तरीके से अपने काम निपट जाए। क्योंकि अब तेल बढ़ा है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो वो गरीब आदमी पे जो है उसका जोर पड़ेगा। तो एक यात्री का ये कहना था कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उनसे जो आम जनता है उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ जो पेट्रोल स्वामी है उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आज दिन जो रेट बढ़ रहे हैं उन्हें अकाउंटेंट को उनमें दिक्कत होती है। इस वजह से जो है पेट्रोल की कीमत जो सरकार जो है कम करी जाए, ये जनता की मांग है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।